नमस्कार मेरे भाई, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें देखा जाएगा यूपी टेट के सेकंड पेपर को जो एसएसटी बैकग्राउंड वाले हैं अभ्यर्थी। अब ऐसे सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं जो यूपी टेट के पेपर देने वाले हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर देने वाले हों, चाहे सेकंड पेपर में मैथमेटिक्स वाला ही क्यों न देने वाले हों। तो एसएसटी बैकग्राउंड से हों चाहे साइंस बैकग्राउंड से हों, आप पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। ठीक है मेरे भाई। और रही बात जो एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, जिनका एसएसटी है, सेकंड पेपर में एसएसटी जिन्होंने लिया है, यह पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा। इसका पूरा का पूरा सलूशन भी इसमें दिया गया है। अगर आप चाहते हैं यूपी टेट के सभी पीडीएफ आपको दे दिया जाए, आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, चाहे वो 11 का हो चाहे 12 का हो, जितने अभी तक हुए हैं 2021-22 तक यूपी टेट के, सभी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, तो मात्र 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको करना क्या होगा, आपको करना यह है कि 6386087535 यह मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करके सिर्फ अपने हाय लिखना है आपको, और आपको यह कहना है कि सर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। मात्र 99 रुपीज़ आपको पे करना होगा। आपको पूरे पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का, और आपको बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ों का, जीके जीएस का भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस आपको यह यूपी टेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक एक व्याख्यान आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे मेरे भाई। चलिए हम लोग पेपर को शुरू कर लेते हैं, और डेली आप ज्वाइन करिए। इसके पहले वाला भी पेपर फर्स्ट जो आपका 2011 सेशन का हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आ जाइए, या फिर आप होम पेज पर ही देखेंगे, वीडियो का लेक्चर होगा, उसमें फर्स्ट या सेकेंड वीडियो के बाद आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको। आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे कि उस डाउट को मैं अलग वीडियो में लेकर उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये सीडीपी का है, 2011 का है, याद रखिएगा। यह आपका सीडीपी का पहले लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पोर्शन है यह, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है। तो बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है, इस वजह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। इसका व्याख्यान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़िए, इसको समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए। जब आप एक शिक्षक हैं, श्यामपट्ट पे जब लिखते हैं तो सबसे मेन उद्देश्य यह होना चाहिए स्पष्टता, यानी लेखन में आप कितना स्पष्ट लिख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम क्या, सारे बच्चे, कोशिश यही रहनी चाहिए, सारे बच्चों को दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक भाई। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा लेखन में स्पष्टता। अब यहाँ पे आपको सुझाव दिया गया है, यह आपका व्याख्यान है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में देर से आता है तो शिक्षक क्या करे। तो जाहिर सी बात है, हमें चारों ऑप्शन पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको लगाना है। देखिए भैया, अभिभावकों को सूचित करें। यह तब उचित होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, तब अभिभावक को हम लोग सूचित करते हैं। दंड देना, ये भैया ये तो हमारे शिक्षा नीति में है, ये नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, दंड नहीं दे सकते। कारण जानेंगे, यस, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका व्याख्यान यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विद्यार्थियों को प्रेरित करने का उचित तरीका क्या है। तो चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा, या फिर रटने द्वारा। भाई रटने द्वारा तो कदापि सही नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ठीक है, इसका व्याख्यान आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पढ़ाई को विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है तो वे उसमें अधिक रुचि लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, एग्जाम्पल लेकर समझाया जाता है, जिससे वह अच्छा महसूस करें और उनको लग जाए हाँ यह एक 3D मूवी के रूप में हमारे दिमाग में जा रहा है। ठीक है। अच्छा, कितने अभ्यर्थी यहाँ पे हैं जो देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे। तो बताइएगा, क्या वहाँ पे बच्चे किस प्रकार के शरारत करते हैं और आप उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं। 1-2 कहानी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाई व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उद्देश्य यहाँ पे दिया गया व्याख्यान, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अवांछित व्यवहार सुधारने की सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए। अवांछित व्यवहार सुधारने के लिए कारण जानकर समाधान करना चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर परेशान होता है, परेशान करता है, तो उसके कारण जाने, उसे हम लोग पढ़ाई के प्रति जो लाभ है उसको बताएं, समझाएं, जिससे कि वह उचित तरीके से अपना मन पढ़ने में लगा ले। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं। इसका व्यवहार यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यह तो व्यवहार में अस्थायी सुधार होता है, केवल दंड देना अस्थायी समाधान है। मतलब दंड नहीं देना है, दंड देना तब होता है जब अभिभावक
बहुत ज़्यादा प्रेशर कर ले कि सर बच्चे को मारिए थोड़ा सा, तब जाके सुधरेगा। तो इस सभी हरकतों में हम दे सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में जो अभी तो जो शिक्षा नीति बनी है, आप मार पीट भी नहीं सकते बच्चों को। अभिभावक खुद इस चीज़ को एक तरह से विरोध करते हैं। शिक्षक दिवस पर बधाई मिलने पर शिक्षक क्या करें? धन्यवाद देगा। अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां। विद्यार्थी की असफलता क्या दर्शाती है? विद्यार्थी की असफलता दर्शाती है कि व्यक्तिगत असफलता है, यानी कि व्यक्तिगत असफलता होना यह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे भाई, व्यक्तिगत असफलता का मतलब होता है इसमें टीचर भी शामिल है, कि जो छात्र को पढ़ाया उसकी खुद असफलता है क्योंकि उसका छात्र फेल हो रहा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ा रहे होंगे तो आप प्राइवेट स्कूल में भी देखते होंगे, अगर बच्चा अभ्यर्थी अच्छा नंबर लेकर नहीं आता है, चाहे जितना ही गधा क्यों ना हो पढ़ने में, अगर अच्छा नंबर लेकर नहीं आता है तो उसके मार्गदर्शन में कमी बताई जाती है, और वह जो शिक्षक उसे पढ़ा रहा होता है, जिस सब्जेक्ट में उसका कम मार्क्स होता है, वही उसका एक तरह से पूरा का पूरा उसके ऊपर सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं, प्रिंसिपल के द्वारा और प्लस बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा सारी चीज़ें हावी होती हैं, भले बच्चा घर पर न पढ़े, है ना। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। भैया, आज्ञाकारिता होना चाहिए, ठीक है ना। आज्ञाकारिता से तात्पर्य है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक और बड़े के निर्देश का पालन करे। यह अनुशासन और सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि विद्यार्थी विषय से बाहर प्रश्न पूछे तो क्या करें? तो भैया, हम उसे बाद में बताने का उत्तर दे दें कि हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम क्लास में करने लग जाएंगे और सिलेबस से बाहर प्रश्न रहेगा तो उन अभ्यर्थियों का नुकसान होगा जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। उसको बता दें कि भैया जब मैं फ्री हूँ तब आप आकर पूछ सकते हो, आपकी ये जिम्मेदारी है, कब मैं फ्री होता हूँ, कब बैठा रहता हूँ, या आप देखो और पूछो। 12 वर्ष के बच्चे में क्या प्रमुख होता है? 12 वर्ष के बच्चों में क्या प्रमुख से पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साथियों की स्वीकृति उसकी चाह होती है, स्वीकृति की चाह होती है भैया, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछता है कि भाई बताओ ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, भैया मुझे भी नहीं आ रहा है, कठिन है ना, तो ये क्वेश्चन कठिन है, सर से पूछता हूँ। तो इस तरह से मिली भगत होती है, तब उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को सैम्पल पे टीचर लगाता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे अपने साथियों की स्वीकृति चाहते हैं, वे अपने दोस्तों की राय को महत्व देते हैं और उनके बीच स्वीकार किए जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी अभ्यर्थी किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो एक अभ्यर्थी, या फिर अगर आप ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे 2 बच्चे अलाउ हों बाथरूम के लिए या फिर टॉयलेट के लिए, ऐसे जब बाहर जाने के लिए, तो आप देख रहे होते हैं जब पढ़ाते वक्त एक बच्चा पूछता है तो दूसरा भी उसके साथ जाता है। तो एक दूसरे से पहले उस दोनों पूछते हैं कि मुझे चलना है तुमको, तो बोलता है हाँ चलना है, सर से पूछो, तो दोनों की सहमति हो जाती है, तब बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है हम लोग में भी ऐसी चीज़ें थीं जो आज बच्चे करते हैं, तो हम लोग उससे परिचित हो जाते हैं कि हम लोग भी ऐसे करते थे। विद्यार्थी विद्यालय से भागते क्यों भागते हैं? पढ़ाई में रुचि नहीं होने पर, समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता, या उनकी समस्याएं समाधान नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो भागते हैं। और पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वैसी जगह जाए जहाँ पे उसके समस्या का समाधान हो। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जहाँ पे मेरा बच्चा सीखे ना कुछ, हम अपने बच्चे को वहाँ पे भेजें, ठीक है ना। क्योंकि भाई आजकल के विद्यालयों में बहुत सारे पैसे लगते हैं, और CBSE में तो बहुत सारे लगते हैं, आप सोच नहीं सकते। श्रम के प्रति रुचि कैसे विकसित करें? श्रम के प्रति रुचि कैसे विकसित किया जाए? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा। अवसर प्रदान करना होगा, अवसर प्रदान करें जिससे कि श्रम के प्रति रुचि विकसित हो जाए, ठीक है ना। बच्चों में श्रम के प्रति रुचि तभी विकसित होती है जब उन्हें स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग, सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि प्रैक्टिकली नॉलेज में लिया जाए। बाल विकास क्या है? बाल विकास व्यवहार की व्याख्या है, संज्ञानात्मक सामाजिक आदि का विकास है। यस, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 था, आप चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान क्यों जानना चाहिए? क्योंकि भाई व्यवहार समझने के लिए, बच्चों का व्यवहार कैसा है, किस बच्चे को हमें थोड़ा सा गुस्से के रूप में देखना है, किस बच्चे को प्यार से समझाना है, यह सारी चीज़ें देखना होता है। बच्चों के व्यवहार से, बच्चों के साथ रहने से ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिक। किसी क्लास के अगर आप कभी क्लास टीचर बने होंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो आप उन सभी बच्चों से बिल्कुल रूबरू हो गए होंगे। जैसे लगता होगा कि वो हमारे बच्चे हैं, इनके हर एक हरकतों से हम लोग वाकिफ़ हो जाते हैं, ठीक है। हमने फेस किया इन चीज़ों को, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, तो आप लोग भी कर सकते हैं इस चीज़ को। मानवीय मूल्यों का विकास कैसे होता है? मानवीय मूल्यों का विकास बताइए कैसे होगा? अंगीकरण करके, ठीक है। अंगीकरण मतलब क्या होता है? मूल्य समाज से सीखे जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में अपनाता है। इस प्रक्रिया को अंगीकरण कहते हैं। तो इंटरनलाइजेशन,
ठीक है। विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में क्या ऐसा हो कि विद्यार्थी को समझ जाए? तो बाल मनोविज्ञान की भी शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों की समझ भी, विषय का ज्ञान भी, तभी जाके वो जो बच्चे होंगे उनसे थोड़ा सा डरेंगे भी। नहीं तो फिर अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे भी नहीं डरने वाले हैं भाई। बच्चे सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यावस्था में? भैया जहाँ तक हमें उम्मीद है ये बाल्यावस्था ही होना चाहिए। डी राइट आंसर इसका होगा, डी बाल्यावस्था इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनोचित्रण का अर्थ क्या होता है? मनोचित्रण का जो अर्थ होता है मन की प्रक्रिया का अध्ययन करना। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर डी होगा। आप देख सकते हैं इसका व्याख्यान, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? प्रतिभाशाली का क्या संकेत नहीं? इसमें झगड़ालू होना या प्रतिभाशाली का गुण नहीं है भाई, याद रखना। सृजनशीलता है, अभिव्यक्ति है, जिज्ञासा भी, यह एक प्रकार का प्रतिभाशाली का गुण है, लेकिन झगड़ालूपन नहीं है। ठीक है। बालिका शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बालिका शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है आप बताएंगे? सामाजिक परिवर्तन के लिए बालिका शिक्षा अति महत्वपूर्ण माना जाता है मेरे भाई, याद रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है। समेकित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? निर्भर है। समेकित शिक्षा किस पर निर्भर है मेरे भाई? आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समुदाय के सहयोग पर। मतलब समेकित शिक्षा तभी सफल होती है जब समाज और समुदाय उसका समर्थन करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अधिगम समस्या का सर्वोत्तम समाधान क्या होता है? अधिगम समस्या का सर्वोत्तम समाधान निदानात्मक शिक्षण होता है। ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित कर सकता है? शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देकर प्रेरित कर सकता है, उसे समझा सकता है, उसे भविष्य की चिंता उसके सामने रख सकता है, विकट स्थिति भविष्य की रख सकता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताकर उसे सही लाइन पे, सही ट्रैक पे लाया जा सकता है। यदि विद्यार्थी सम्मान नहीं करता तो क्या करें? अनदेखा करें नहीं, उसके अभिभावक से बात करें भाई। सबसे बड़ी चीज़ यह है, अगर वह सम्मान नहीं करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अभिभावक उसका सर्वोच्च होता है, अगर उससे नहीं डरेगा तो वह कभी भी सुधर नहीं सकता। टीचर से तो वैसे भी नहीं डरते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, सिर्फ सम्मान के नज़रिए से जो देखता है, जो पढ़ने में थोड़ा सही होते हैं, जो एक तरह से रूल रेगुलेशन में रहते हैं, है ना, अनुशासित रहते हैं, वही थोड़े से सम्मान देते हैं। अन्यथा कंडीशन में कोई डरता नहीं है। डरना भी नहीं चाहिए, सम्मान करिए, नहीं तो फिर भैया क्या करना है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होना चाहिए? तो आप बता सकते हैं ए, इसका राइट आंसर शिक्षा केंद्रित होना चाहिए। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति से नहीं भाई, सभी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, व्यवहार होता है, नैतिकता होता है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं चरित्र की विकास में। ठीक है। कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? विभेदीकरण यह कोई शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति है, चिंतन है, समझ है, लेकिन विभेदीकरण नहीं। विभेदीकरण मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एक विधि है न कि अधिगम स्तर है। डिफरेंशिएशन एक विधि है। संकोची विद्यार्थी के साथ क्या करें? संकोची विद्यार्थी के साथ बोला जाए प्रश्न न पूछें नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। आसान प्रश्न पूछें, ऐसा भी नहीं करेंगे। कठिन न पूछें नहीं, जब तैयार हो तब पूछें। तो उससे बोला जाए भाई जब तुम तैयार हो जाओ तब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। अपने आप को जब तैयार महसूस करोगे तब प्रश्न पूछोगे, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक है तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों के प्रति प्रशासनिक नहीं, शिक्षणात्मक या फिर आदर्शवादी, दोनों में कोई एक लगा सकते थे बच्चे, लेकिन इसमें सबसे जो सटीक आंसर है आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अब हम आ जाते हैं हिंदी लैंग्वेज पे। लैंग्वेज आपका जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं उनका लैंग्वेज हिंदी अगर है तो आप हिंदी के क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूँ, अगर आपको चाहिए PDF सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेहतरीन हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप सभी लोग पा सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर मुझे PDF प्रोवाइड करा दीजिए सभी सब्जेक्ट का और प्रीवियस ईयर पेपर जो आप सॉल्व करा दिए हैं। तो 6386087535 पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर और आप ईयर लिख कर मैसेज करेंगे मुझे जो यूपीटेट के सभी लेक्चर प्रोवाइड कर दीजिए, सभी PDF सभी तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है मेरे भाई। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं कि अग्रज कहते हैं? भाई अग्रज कहेंगे जिसका पहले हो गया हो, है ना, और जिसका बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। ठीक है। जन्म बड़ा, जो अग्रज होता है वो बड़ा होता है, बड़ा भाई बहन होते हैं, और अनुज होते हैं जो बाद में जन्म लेते हैं, जो छोटे होते हैं। ठीक है। सर्वज्ञ मतलब होता है, इसमें सर्वज्ञ दिया मतलब कि हर जगह जो विद्यमान होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं मेरे भाई। शुद्ध शब्द का चयन करिए। पुरस्कार सी तो गलत है, पुरस्कार डी भी गलत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा ए भी गलत है क्योंकि पुरस्कार लिखा है, तो बी सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है? सजावट में प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो आवट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सजावट, आवट, है ना। लड़का पेड़ से गिरा में कारक क्या? लड़का पेड़ से गिरा, तो आपको पता है कर्ता ने कर्म से। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अलग हो रहा है, लड़का पेड़ से गिर के अलग हो रहा है, तो अपादान कारक इसमें हो जाएगा। अपादान मतलब अलग होने को भी दर्शाता है। ठीक है ना। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है भाई? चार राहों का समूह, मतलब कि इसमें पहला पद संख्यावाचक है, मतलब इसका राइट आंसर द्विगु होगा। और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है ना। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा भैया? सुता नहीं, तनय होगा। तनय मतलब पुत्री होता है। ठीक है ना। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? क्या नहीं है, अच्छा पूछा गया, तो यहाँ पे सलील नहीं है भाई, पंकज भी है, अरविंद भी है, सरोज भी है। देखिए जिसके लास्ट में ज लगा रहता है वह तो हमारा पंकज मतलब कमल की पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। लेकिन जो सलील है या नहीं है, अगर आपको हिंदी के पूरे फुल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में आइए, हिंदी के सभी सब्जेक्ट के एक एक करके मैंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सलील का मतलब क्या होता है? कमल, कमल नहीं होता है, मतलब पानी होता है। ठीक है भाई, याद रखना है। जिसकी बुद्धि तुरंत सोचने वाली हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, याद रखना है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस गुण, नि प्लस गुण किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तत्सम शब्द चुने, तत्सम शब्द का मतलब और तद्भव का मतलब। तत्सम मतलब जो पूरे रूप से डायरेक्ट रूप से संस्कृत का ही शब्द होता है, और जो संस्कृत से हिंदी में बोला जाता है उसे तद्भव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कलश, संस्कृत का मूल रूप होता है भाई। ठीक है। शुद्ध वाक्य चुने, शुद्ध वाक्य इसमें क्या होगा? सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, आयुष्मती कन्या का विवाह हो रहा है, या फिर इसका आंसर होगा सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रही है। ये तो गलत है, आयुष्मती कन्या का विवाह हो रहा है, तो सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, या फिर आयुष्मती होगा, सौभाग्यवती नहीं आयुष्मती, आयुष्मती कन्या का विवाह हो रहा है। ठीक है ना। ये राइट आंसर इसका होता है। लड़की के लिए सही शब्द है आयुष्मती। ठीक है। अविवाहित लड़कियों के लिए, अविवाहित लड़कियों के लिए, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उसके लिए सौभाग्यवती होता है। भानुदय, भानु प्लस उदय, देखिए बड़ा ऊ यहाँ पे होना चाहिए, भानु प्लस उदय, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भानु प्लस उदय, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे बड़ा ऊ लगना चाहिए था। जो आंसर है, जो क्वेश्चन में लिखा है भानुदय, वहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए था। ठीक है। सूर्योदय, तो इसमें आप बता सकते हैं दीर्घ संधि है। संधि के प्रकार बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना, तीनों लिख दीजिए। उसके बाद जो आपका स्वर संधि है उसके 5 टाइप्स के लिख दीजिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, प्लस गुण संधि, प्लस वृद्धि संधि, फिर यण संधि, अयादि संधि, ये क्रम से हमने बताया हुआ है, आप लिख सकते हैं। बताइएगा शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, नहीं, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा बताइएगा ए और डी में क्या अंतर है? नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी तो सही है। नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये भी तो सही है भाई। ए और डी दोनों सही है। ठीक है। इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन अच्छा बी क्यों गलत है? नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो इसका बी भी सही लग रहा है भाई। इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको छोड़ते हैं हम लोग हैं इस क्वेश्चन को। सही वाक्य वही है जिसमें सभी शब्द सही रूप में हैं हों। ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हैं। धन का पर्यायवाची नहीं है, धन का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है? बी नहीं है, द्रव, याद रखना है। लोगों ने चोर को भगाया में कारक क्या होगा? कारक आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से अलग होना, ठीक है ना, संप्रदान को के लिए, इसके बाद क्या आ जाता है? संबोधन, हे, अरे, वो, फिर उसके पहले एक आता है आपका कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान को के लिए, संप्रदान, और एक बार संबंध आता है। संबंध में काके की, रारेरी, नानेनी, मामेमी, इन सब का लोप होता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोगों ने चोर को भगाया, लोगों ने चोर को भगाया, तो इसका राइट आंसर डी होगा, कर्म है। लोगों ने भगाया, किसको भगाया? चोर को भगाया भाई। ने को देखकर अगर आपने लगा दिया कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। लोगों के लिए बात नहीं हो रही यहाँ पे, चोर के लिए बात हो रहा है। चोर को भगाना कर्म हो गया यहाँ पे। घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? घुड़सवार एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। ठीक है भाई। राइट आंसर इसका घुड़सवार का यौगिक होगा, सी होगा मेरे भाई, सी राइट आंसर इसका। 47 का सी होना चाहिए। सी सी सी, हाँ सी होगा। घुड़सवार मतलब घुड़सवार यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द जो पर्याय होता है। ठीक है ना। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो अजायब घर एक प्रकार का संकर शब्द है। ठीक है भाई। ये मिल के बना हुआ अरबी और हिंदी भाषाओं से।
उन दोनों का संकर शब्द है, मिलाकर बनाया गया है। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम अनाचार होगा। अच्छा व्यवहार होता है आचार मतलब, अनाचार मतलब गलत व्यवहार। दुर्मन में उपसर्ग होगा, दुर्मन में उपसर्ग दूर है, ठीक है मेरे भाई। और दुर उपसर्ग यहाँ पे आधा रहना चाहिए था। दुर उपसर्ग नकारात्मक अर्थ देता है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगतनाथ, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई, ठीक है ना। मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम होगा मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभिशाप में उपसर्ग क्या है? अभी, अभी राइट आंसर डी होगा। शुद्ध शब्द क्या है? ईर्ष्या, ईर्ष्या कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चंद्रमा का पर्याय क्या है? निशाकर है। निशाचर मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि निशाचर जो रात में चरते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। निशाकर इसका राइट आंसर होगा। महादेव का पर्याय क्या है? महादेव का पर्यायवाची होगा चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात महादेव, ठीक है, भगवान शिव की बात हो रहा है। यथाशीघ्र का समास क्या होगा? यथाशीघ्र में यथा जो है वो अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। अमूल्य, अमूल्य शब्द क्या है? अमूल्य शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, विशेषण है। क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा इसमें है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हवा धीरे धीरे चल रही है, चल रही है, ठीक है। धीरे धीरे एक क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। योग रूढ़ शब्द चुने। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जिसमें कि शब्द जो है मिल के बनाए गए हों, मिलाकर बनाए गए हों, जैसे चक्रपाणी, विशेष अर्थात योग रूढ़ शब्द होगा, तो चक्रपाणी इसका राइट आंसर होगा। अब इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है पेपर, आप लोग देखेंगे पूरा 30 के 30 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से बेहतरीन रूप से सॉल्व किया है तो इतना मान के रखना है हमें, बहुत पेपर हार्ड नहीं आता यूपी टेट का, सभी बच्चे कर पाते हैं। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बेहतरीन रूप से आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे। बस डेली कंटिन्यूटी बना के रखिए, ये जो वीडियो आता है, लेक्चर आता है, डेली फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब थोड़ा स्पीड में चला जाएगा। चूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म्स फॉर ऑफ फास्ट, तो कई सारे फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होता है, सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, और एक और होता है, बताएंगे क्या होता है भाई, दिमाग से स्किप किया है मेरे इस समय। सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, एक और होता है, आप जरा बताइएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, फास्टर। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और एक और होता है मेरे भाई, तो बताइएगा ज़रा क्या होगा। इफ़ द सुपरलेटिव इज़ लिस्ट देन द पॉजिटिव, तो आप बता देंगे राइट आंसर लिटल हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड, तो फॉर्म ऑफ बैड का क्या हो जाएगा? वर्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करेंगे, टाइम के आगे क्या लगेगा? डैश टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड, तो बता देंगे मच टाइम, ठीक है भाई। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो देखिए भाई ये फॉल्ट दिया है थोड़ा सा, इसका स्टेटमेंट ही यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। व्हाट इज़ द पार्टिसिपल ऑफ राइड, पार्टिसिपल ऑफ राइड क्या होगा? राइडेन, ठीक भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइड, रोड, रिडेन, याद रखना बच्चों। व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव, ठीक है मेरे भाई। ग्रीव का क्या होगा सिंपल प्रेजेंट, तो आप बता सकते हैं ग्रो। चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर बी, बैडली। चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हार्डली। चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली, तो राइट आंसर सी, परफाइडी होता है, परफिडी, ठीक है, परफिडी। दिस मूवी इज़ डैश दैन द लास्ट वन, दैन का मतलब कंपेयर होता है, लास्ट से कंपेयर किया जा रहा है, तो राइट आंसर बेटर होगा, मतलब लास्ट वाले से बेटर था, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे होगा। रवि वॉज नॉट थिंकिंग, रवि वॉज नॉट थिंकिंग क्लियरली, राइट आंसर इसका क्लियरली हो जाएगा। चूज़ द पार्ट वेयर देयर इज़ एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इन्फॉर्मेशन एज आई कुड, भैया मैनी नहीं लगेगा, यही शायद गलत है, इसका आंसर है सी, मैनी इन्फॉर्मेशन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? मच इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि वह अनकाउंटेबल होता है। चूज़ द सेंटेंस दैट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस ऑल द पीपल चीयर्ड, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस इट इज़ सियर रविश, तो राइट आंसर इसका सी, एडजेक्टिव हो जाएगा भाई। चूज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गल्फ, तो बता देंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गल्फ, गुल्फ, GULF, ऐसे हटा देंगे वहाँ से, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग SST धूमधड़ाम तरीके से मचा देंगे। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाए, सी हो जाएगा। देखिए राइट आंसर, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, तो राइट आंसर का डी होगा, निगेटिव,
द वर्ड पेयर डिस्क्रेट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड, तो राइट आंसर इसका बी होगा। होमोफोन है दोनों सेम पंक्चुएशन वाले हैं, एक तरह से प्रोनाउंसिएशन है, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेव, ग्रेव का क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ वेरी ब्रीफ पुश इन अ सेंटेंस इज मार्क्ड बाई यूजिंग ए और एन, तो क्या हो जाएगा, कॉमा, इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द जिरंड इन द सेंटेंस जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो राइट आंसर जॉगिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जॉगिंग इज वर्ब प्लस ING यूज्ड एज नाउन, जिरंड। चूज़ द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज़ प्लेस्ड करेक्टली, तो सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वेल के बाद कॉमा जो लगा है वह सही है, ठीक है भाई। चूज़ द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नॉर्थ एक तरह से इसको कहा जाता है स्ट्रीट, यस्टी का मतलब स्ट्रीट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो राइट आंसर इसका कैलेंडर हो जाएगा, CALENDAR होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद आपका SST स्टार्ट हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो राइट आंसर सी होगा। प्रिविलेज PRIVI होता है, LEGE होता है, पहले दोनों आई फिर लास्ट में EEE, मतलब दोनों में ई रहेगा। व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी होगा, द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप। चलिए हम लोग का SST स्टार्ट होने वाला है भाई, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और कमर बांध लीजिए। 60 क्वेश्चन हम लोग फटाफट अब करते हैं SST का। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, फटाफट देखते चलिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं केले और अनानास, जहाँ पे तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। कुछ हम फैक्ट भी बताते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोग अपनी संख्या ज़्यादा दिखाते हैं तो SST के बिल्कुल फुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स कराऊंगा, बिल्कुल रैपिड एंड फायर का। तो आप लोग बहुत ही शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा शेयर करिए और भी भाइयों को बताइए जो आपके कलीग हैं, क्योंकि बताने से भाई देखिए भगवान हमेशा चाहता है कि मैं उसका भला करूँ जो लोगों का भला करता है। तो आप ये मत सोचा करिए कि मैं दूसरों का भला करूँगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक किस भाषा समूह की भाषा बोली जाती है, तो आप बताएंगे भारतीय आर्य सबसे अधिक भाषा में बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आर्य में हिंदी आता है, बंगाली आता है, मराठी आता है, ये सब आ जाते हैं। जुड़वा नगर कौन सा है भैया, दिल्ली फरीदाबाद है कि मुंबई पुणे है कि बेंगलुरु मैसूर है कि हैदराबाद सिकंदराबाद है, भैया हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा एक तरह से नगर हैं। अब बताइए किस काशी को या फिर गाजीपुर को, किसको किसकी बहन कहा जाता है, फटाफट कमेंट करिए। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, फिर काशी को गाजीपुर का बहन कहा जाता है, सिस्टर, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है भैया, जम्मू कश्मीर मिलता है केसर, याद रखना जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में बुलर लेक है जो पूरे भारत का सबसे बड़े मीठा पानी का लेक है, ठीक है भाई। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, याद रखना है। जो संविधान संशोधन करके 1 और 3 और 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन है, 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे भाई। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, एक सिंग वाले गैंडे वन हॉर्स राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है, या असम में है, तो याद रखना गैंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जो फ्रांसीसी उपनिवेश था और जहाँ अरविंद आश्रम है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पौंडीचेरी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का कैपिटल कोई बता दे, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बम्बई हाई किससे संबंधित है, बम्बई अपतटीय तेल क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है, अपतटीय तेल क्षेत्र से संबंधित है बम्बई हाई, ठीक है बेटा, याद रखना है मेरे भाइयों। नेक्स्ट पे चलते, क्योंकि सागर के तट पे रहने वाला, असम में डिगबोई है, असम में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम में है, डिगबोई क्षेत्र। भारत का 26वां राज्य कौन सा है, भारत का 26वां राज्य सन 2000 में बना था, 1 नवंबर सन 2000 में। भैया डी इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है, कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है, ब्रह्मपुत्र उत्पन्न नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से कहा जाता है, क्योंकि चीन के तिब्बत वाले इलाके से उत्पन्न होता है, चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो उसको दिवांग या दिहांग कहते हैं। जब ये असम में आता है तो वहाँ पे माजुली नाम का द्वीप बनाता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप में जाना जाता है। जब यह बांग्लादेश में जाता है जिसको जमुना कहते हैं। जब यह गंगा नदी से मिल जाता है तब इसे क्या कहते हैं, आपके लिए इसका राइट आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, आप बताएंगे। महाभारत के लेखक कौन है भैया, महाभारत के लेखक आपके बी राइट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं।
लाल किला किसने बनवाया भैया? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसके याद में बनवाया था? शाहजहाँ ने भैया, ये भी बताइएगा। और कब बनवाना शुरू किए थे? ये 1948 ईस्वी में दिल्ली में ये लाल किला भाई देखिए शाहजहाँ ने बनवाया था। ये देखिए दिमाग से स्किप किया, लाल किला नहीं, वो ताजमहल था। किसकी याद में बनवाया गया था? लाल किला इन्होंने बनवाया, क्योंकि शाहजहाँ के काल को हम स्थापत्य कला का काल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो लाल किला होगा। लेकिन शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था किसके याद में बनवाया था, कब बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कब से कब तक कितना समय लगे थे? क्या 1632 से स्टार्ट हुआ था बनना? शाहजहाँ का कार्यकाल अगर आपको पता होगा तो आप पता ले जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये सभी को पता होगा। और सबसे पहले स्पीकर भी यही थे ना, जो अस्थायी रूप से बनाए गए थे। भारत के संविधान के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे सबसे पहले नामित किया गया था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो राष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था भारत में? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था मेरे भाई, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 को अपना झंडा, जो अपना तिरंगा झंडा है, उसको अपनाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था भैया? बता सकते हैं, नूरजहाँ की मुमताज़ महल। फटाफट बताइए, मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था ना भाई, उनकी स्मृति में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। 24 तीर्थंकर किस धर्म में होते हैं? तो बता देंगे जैन धर्म में होते हैं। जैन धर्म में आप बताएंगे कि कौन सबसे पहला था, है ना, पहले तीर्थंकर का नाम बताएंगे, उन्हीं ने इसका स्थापना किया था। और 23वें नंबर के तीर्थंकर का नाम मैं बता देता हूँ, क्या नाम था? पारसनाथ। याद रखेंगे, पारसनाथ थे, जो कि बनारस से ये बिलोंगिंग थे। 1947 का भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है और कब हुआ था? 1974 में हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी आपके प्राइम मिनिस्टर थी, याद रखना है। और उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना है, ठीक भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा हुआ है। संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? तो बता देंगे अफ़गानों ने हराया था मराठों को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अफ़गान। अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में होता है, कब होता है? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। वही तय हो जाता है कि अब जो भारत पर शासन हो गया मुग़लों का। इसके बाद पानीपत की सेकंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर जीत जाता है, हेमू हार जाता है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। राणा सांगा का संबंध किस क्षेत्र से था? राणा सांगा का संबंध मेवाड़ जिले से था। राणा सांगा को भी बाबर ने हराया था, याद रखिएगा। कब हराया गया था इनको? पानी पिया खाना खाया, खानवा की लड़ाई में 1527 में हराया गया था। अगले पे आ जाते हैं। एक 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे एक्सपेक्टेड मतलब कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के किस ज़िले में? नागौर ज़िले में। कब से लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुआ था। इसके बाद किस ज़िले में लागू हुआ? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सभी, इसमें लोकतांत्रिक भी आ जाएगा, कानून के अनुसार चलने वाला वो भी हो जाएगा, और संविधान के अनुसार सरकार यह भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है मेरे भाई। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था? पंचशील समझौता नेहरू और चाउ एन लाई, जो चाइना के उस समय अधिकारी थे, मतलब कि कहा जाता है जो संचालक थे, उनके बीच हुआ था। यानी कि भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था। जो हेड थे, पहले उसको प्रेसिडेंट के रूप में ही कह लीजिए जाने जाते थे, तो चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच में हुआ था, अपने प्रधानमंत्री और चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, याद रखना है। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था? संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था आपका बता सकते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को हुआ था, संविधान पर हस्ताक्षर हो गया था। उसी समय पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को भी चयन किया गया था, ठीक है मेरे भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा भैया? ये तो बता ही सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मतलब अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से चुना गया था। अगर अस्थायी रूप से बात किया जाए तो के एम मुंशी जी थे, मतलब अस्थायी रूप से उनको चुना गया था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी भैया, वो प्रयाग थी कि कन्नौज थी कि उज्जैन था कि पाटलिपुत्र था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा, व्याख्या के रूप में आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर कन्नौज भी होगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 116 के बाद 117 पे आते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर थे उसके निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। पंचायत राज
के कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज के स्तर की बात किया जाए तो पंचायती राज के स्तर 3 होते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा। कौन कौन से स्तर होगा? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद, 3 स्तर होते हैं, याद रखना है। नगर पालिका समिति का प्रमुख कौन होता है? नगर पालिका समिति के जो प्रमुख होते हैं वो नगर पालिका समिति के प्रमुख अध्यक्ष कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्राम न्यायालय को क्या कहा जाता है? ग्राम न्यायालय को अगर इसका व्याख्यान देखेंगे तो ग्राम स्तर पर न्याय देने वाला संस्था को न्याय पंचायत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर न्याय पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके देख लो, पॉलिटी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद वगैरह भी आपको पढ़ना है, प्लस जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ना है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। 8 प्लैनेट होते हैं। सबसे पहला प्लैनेट आपका बुध होता है, लास्ट वाला प्लैनेट आपका जो होता है वरुण होता है। तो याद रखना है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है, यानी बृहस्पति होता है। उस जो शनि होता है उसके पास सबसे अधिक सैटेलाइट भी इस समय हो चुके हैं, 200 प्लस हो चुके हैं और 279 के आसपास में है। और प्लस उसके चारों तरफ एक रिंग है 7 एस्ट्रॉयड का। और एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में पाया जाता है? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, जो आपका मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इनर प्लैनेट में 4 आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आउटर प्लैनेट में 4 आते हैं आपका बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे ये सब सारी चीज़ें। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन से हैं? तो चंद्रमा है भैया, याद रखेंगे। चंद्रमा पूरे पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 123 नंबर का। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरेगा भाई? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरता है, याद रखना है। वैसे तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर भारत के पूछा जाए कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है। महासागर से छोटा खारे जल का विशाल भाग क्या कहलाता है? महासागर से जो छोटा होता है खारे जल का विशाल भाग, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका सागर कहा जाता है उसे। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो कोई नदी हो या फिर उसका सहायक नदी हो, उसके क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? नदी घाटी कहते हैं, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे, गंगा है। लगभग इसका 2525 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर पूरा भारत जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एंट्री करती है, याद रखना है भैया। और गंगा नदी भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले से एंटर करती है। और कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो गंगोत्री, जो उत्तराखंड में पड़ता है। एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका कह सकते हैं उसको कि बर्फ़ का टुकड़ा है, काफ़ी ज़्यादा विशाल रूप से वहाँ से निकलता है। उसी तरह से यमुनोत्री वो भी उत्तराखंड में है, जो वहाँ से यमुना नदी निकलती है। गंगा का लास्ट छोर पश्चिम बंगाल में जाता है और गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं जब वह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में चली जाती है। वही गंगा नदी का कुछ हिस्सा 25 किलोमीटर लगभग पश्चिम बंगाल में जब फ्लो करता है दूसरे डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं हुगली, याद रखना। हुगली नदी के नाम से जानते हैं, जिसके तट पर आपका कोलकाता बसा हुआ है, कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली एक प्रकार से बंदरगाह भी है। ठीक है ना। ग्रीनविच समय और भारतीय समय में कितना अंतर है? लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच समय जो आपका 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री से लगभग भारत का जो अक्षांश है वह 82.3 डिग्री आगे चलता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो समुद्री तल, हिमनद नहीं पाया जाता है, हिमशैल नहीं पाया जाता, हिमनद पाया जाता है भाई। मरुस्थल भी पाया जाता है, समुद्र तल भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको सी बता देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के मुख्य भूभाग को कितने महासागरों ने घेरा हुआ है? भैया एक हिंद महासागर ने घेरा हुआ है, सिर्फ नीचे से, याद रखेंगे। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, जैव विविधता वाला प्रसिद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, 5 शिष्या के साथ अपने दिया था। ठीक है भाई, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक आपके याद रखना है बृहद्रथ थे। ठीक है, याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था उन्हें और शुंग वंश की स्थापना कर दिया था, मौर्य वंश का विनाश करके। ठीक है। प्राचीन रोम में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? प्राचीन रोम में गणतंत्र की जो स्थापना हुआ था वह 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठनीय, उसे पढ़ा नहीं जा सकता भाई, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक और आगे भी शायद ही पढ़ा जा सके। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, वह सोना, चांदी, कांसे का प्रयोग जानते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोहे का प्रयोग अच्छा कब पता चला हम लोग को? तो बता देंगे आप। लोहे का प्रयोग वैदिक सभ्यता में पता चला था।
शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। शक संवत की शुरुआत करने वाला कनिष्क थे, कुषाण वंश के शासक थे। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखना है। और भारत का अगर पूरे बोला जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जो पहले थे, भारतीय गवर्नर पहले या लास्ट के रूप में जाना जाए तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण किस क्षेत्र का विलय था? तो याद रखें अवध क्षेत्र का विलय के कारण यह 1857 की क्रांति हुई थी। यह मेन कारण ये न था, बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि जो स्टैंड कारण बना था वह कारतूस, जो चर्बी युक्त कारतूस इन्होंने बनाया था गाय और सूअर के मांस से, ठीक है ना। उसके वही असंतोषजनक एक तरह से सिपाहियों के बीच में असंतोषजनक मान्यताएं फैलाने लगा और संस्कृत के प्रति अपने एक तरह से लगा कि वह पलटवार किया गया अपने संस्कृत पर, एक तरह से वार किया गया है। इसको देखकर देशवासी ने विरोध किया। देशवासियों में सबसे पहले मंगल पांडे जी ने इस चीज़ को विरोध करना शुरू किया था। भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना था आप बता सकते हैं? 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके भारत पूरे रूप से गणराज्य बन जाता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी थे, जो भारतीय थे, याद रखना है, ठीक है ना। माउंटबेटन या थे तो, लेकिन अंग्रेजी अगर पूछा जाए अंग्रेजी लास्ट गवर्नर कौन थे तो माउंटबेटन थे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिलवाड़ा मंदिर किस स्थापत्य का उदाहरण है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, या जैनों के रूप में जाना जाता है। जैन की यहाँ पे व्याख्या किया गया है, जैन स्थापत्य का यहाँ पे उत्कृष्ट है, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, याद रखेंगे। यहाँ पे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से भास्कराचार्य का संबंध नहीं है, सुश्रुत का है, चरक का है, धन्वंतरी का है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद की व्याख्यान पे हटाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा से स्टार्ट हो चाहे वो राज्यसभा से। वैसे तो राष्ट्रपति संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह संसद के अंग होते भी हैं। तो आप जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति एक प्रकार का संसद का अंग होता है, तीसरा अंग होता है माना जाता है। संसद में 3 अंग होते हैं, संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस एक और अंग होता है जो राष्ट्रपति होते हैं। तो यह मान रखिएगा, इसका राइट आंसर संसद से शुरू होगा। संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है कि उनको हटाया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया उसे कहते हैं, जो अनुच्छेद 61 के थ्रू लागू हो सकता है। भारत में राज्यों की व्याख्या कितनी है? राज्यों की व्याख्या कितनी है तो बता सकते हैं 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है तो बता सकते हैं दयानंद सरस्वती जी ने किया आर्य समाज का। और आपको देखा जाए तो आर्य समाज के बाद एक और समाज आता है जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय जी ने किया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ है? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसमें इसके बाद है 2-3 क्वेश्चन भी हैं। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति। याद रखना है, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। कौन करता है? जैसे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करा दिया तो मुख्यमंत्री ही सलाह देता है। जैसे केंद्र में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखना है। फायान भारत कब आया था? फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, बताइएगा, आप खुद बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में जो फायान आया था 21 देश से आया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है चीनी यात्री था वह, ठीक है भाई। चलिए, यह रहा आपका। अगर आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं मेरे भाई तो आप प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली जुड़िए और बेहतरीन नंबर आप पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। आप प्रीवियस ईयर पहले मैं पूरा करा दूंगा, फिर उसके बाद जितने समय मेरे पास बचे हुए हैं मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। बस इतने से ही आप, मैं दावा करता हूँ 120 के आसपास आपका नंबर 100% आएगा मेरे भाई। मैं पूरा तो नहीं कर सकता लेकिन 120 प्लस आपको लाने में पूरा सहयोग कर सकता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कि आप आइए, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया 6386087535। इस पर आप मैसेज करिए, सर मुझे PDF चाहिए। मात्र 99 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का भी और आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।